हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू वेदांतु पंजाब। आई गेस सबने अपना फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। अब सेकंड लेक्चर आ गया है। अगर तुम्हें याद हो तो पहले लेक्चर में हमने करंट, चार्ज, पोटेंशियल, बस ये बेसिक बेसिक टर्म्स की बातें करी थी, डिटेल में करी थी। अगर तुमने वो लेक्चर अपना अच्छे से देखा है, अब तुम अगर सेकंड लेक्चर पे आए हो, प्रॉपरली सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ जाएंगी। मैं सिर्फ फिजिक्स के लेक्चर्स नहीं लेके आऊँगा यहाँ पे, तुम्हें और सारी प्लेलिस्ट्स के अंदर मैथ्स के भी, केमिस्ट्री के भी, एसएस के भी, इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे बाकी टीचर्स भी आर रियली पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कि तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हल्का सा लास्ट क्लास की रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट था उसमें। ठीक है? तो क्वेश्चन इस लेक्चर का शुरू होगा कि हम पोटेंशियल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को चार्ज को लेके जाते हैं, वो पोटेंशियल और जो करंट होता है, करंट अगर तुम्हें याद हो विच इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अगर चार्ज मूव कर रहा है तो हम उस करंट बोलते हैं। इन दोनों चीजों को रिलेट कैसे कराएंगे। एक सर्किट है, उसके अंदर एक एनर्जी सोर्स है और कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मे बी बल्ब मान लो या फैन मान लो या कोई स्विच है, और चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो वो फ्लो कर क्यों रहे हैं, ये वी और आई के बीच में क्या रिलेशन आता है। दिस इज द मेजर क्वेश्चन जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ शुरू करने से पहले बेसिक रिवीजन। इलेक्ट्रिक करंट, पहले तो ये बताओ, चार्जेस किसके अंदर मूव करते हैं, क्या कंडक्टर्स के अंदर या इंसुलेटर के अंदर। बिल्कुल सही है, कंडक्टर के अंदर। अच्छा, अगर करंट कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव करता है तो कौन सा चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो आउटसाइड शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही मूव कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तथा चार्जेस विच आर गोइंग टू मूव इन कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है अपना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कूलम is the unit of charge, 1 कूलम। सेकेंड्स इज द यूनिट ऑफ टाइम, 1 सेकेंड। तो इसकी यूनिट निकल के आई थी एम्पियर, 1 एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और ये मैंने इसकी एस आई यूनिट लिखी। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके ओके, चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज मूव करता है। अगर यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कम है, तो चार्जेस विल मूव फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल रीजन टू अ लो पोटेंशियल रीजन। ये पोटेंशियल प्रोवाइड कौन करवाएगा सर्किट के अंदर, सेल या बैटरी। सर्किट सिंबल्स जब डिस्कस करने पे आएंगे तो सेल और बैटरी का सर्किट सिंबल बना के देखेंगे कि कैसा सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुम्हें याद हो, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज लेके जाना है, तो हमने कहा था कि यार एक ना अप्रोक्सीमेट हमारे पास डेफिनेशन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, लास्ट टाइम भी यही मैंने बोला था। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, कुछ काम करना पड़ा चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में, कितना करना पड़ा उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल। ओके, अब इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, भाई बताइए, जूल। व्हाट इज अ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, पता ही है, कूलम। इस जूल पर कूलम को वी कॉल वोल्ट, 1 वोल्ट। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को तुम वोल्टेज भी बोल सकते हो, वोल्ट नॉट वॉट। पार इज वर्क डन अपॉन टाइम, जूल पर सेकंड। इस जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था। छोटा सा रिमाइंडर बैक ऑफ द माइंड में याद रखना है। तो करंट की क्या यूनिट है, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट है, वोल्ट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड।
ये हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट, नो दिस। ठीक है, अब काम की बात। बेसिक तो यही था कि पोटेंशियल और करंट क्या होता है। अब पोटेंशियल और करंट को रिलेट करने के लिए अपने पास लॉ है। अब ये तुमने सुना ही है, ऑफ कोर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन क्लास, इंस्टीट्यूट में भी तुम पढ़ चुके हो, जहां अगर ट्यूशन भी जाते हो तो वहां पर भी तुम पढ़ चुके हो ये चीज, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि एग्जैक्टली मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक कुछ कुछ चीज रिप्रेजेंट करी हुई है। बेसिकली दिस इज अ रेजिस्टर। रेजिस्टर, अभी हम बात करेंगे रेजिस्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टर की एक रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेजिस्टर क्यों बना दिया, हम तो ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। अब ओम्स लॉ में हमें V, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, और I, जिसको अपन करंट कह रहे हैं, इसका एक रिलेशन है। ओम्स लॉ ने बड़ा क्लियरली बोला, देखो भाई सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा सर्किट में तुम एनर्जी दे दोगे उतना ज्यादा चार्ज सर्किट के अंदर मूव करने लग जाएगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अरे जितनी एनर्जी दूंगा उतना चार्ज ही तो मूव करेगा। जितना ज्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं रिलेटेड टू एनर्जी, जितना ज्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाओगे सर्किट के अंदर उतना करंट मूव करने लग जाएगा। अगर इसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स कर दूंगा तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा प्यारा सा मेरे पास एक रिजल्ट आ जाता है, that potential is directly proportional to the current। ये बोला ओम्स लॉ ने, potential difference across in a given circuit is directly proportional to the current flowing in that circuit। as simple as that, बात खत्म। यही है ओम्स लॉ, डिफाइन भी हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या मेंशन करना पड़ता है इसके अंदर, देखते हैं। अब देखो यार, V is directly proportional to I। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या किया जाता है, बताओ जी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं, मैं इक्वल टू लगाना चाहता हूं, एक कांस्टेंट लगाएंगे, और यहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। द कांस्टेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी आर। आर, आर क्या है सर, पता है तुम्हें? आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। रोकना चाह रहे हैं चार्ज को, कोई ना कोई है जो रोकने की कोशिश कर रहा है सर्किट के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो पोटेंशियल प्रोवाइड करवाने के बाद भी चार्ज को रोकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर, चार्जेस अलग अलग एटम के साथ कोलाइड करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और आपस में भी कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस आ जाती है। तो V इज इक्वल टू आई आर बोलते हैं, मैंने आर आई लिखा है क्योंकि मैं प्रोपोर्शनैलिटी दिखाना चाहता था। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल, तो अगर तुम्हें कोई पूछ ले व्हाट इज ओम्स लॉ, डेफिनेशन आएगी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फिर तुम ये फॉर्मूला लिखो, लिखो to remove proportionality sign we are supposed to apply a constant which is proportionality constant, और यहाँ पे वो constant resistance है मेरा। बस इतना तो समझते हैं। resistance आता कहाँ से, अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट सिंपल टर्म्स में अगर समझना है, कोलिजन की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाह रहे हैं कंडक्टर के अंदर, पर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, या दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, या जो भी उस सर्किट के अंदर उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर और एटम्स पड़े हैं उनके साथ कोलिजन हो रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current। तो क्या क्या key points, potential difference across the ends directly proportional to the current flowing। ये टेम्परेचर की बात हम बाद में करेंगे, provided its temperature remains। क्या है ये टेम्परेचर वाली बात, तो ये तुम्हारी फुल ऑन डेफिनेशन है। की पॉइंट्स क्या क्या हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट फ्लोइंग, और टेम्परेचर को सेम रख देना। सेम टेम्परेचर के ऊपर ये लॉ बन जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, लिखा हुआ है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्ट, एम्पियर, इसके बारे में बात करते हैं, होता क्या है, लेट्स सी। ओके, वोल्टेज को डबल किया, करंट भी डबल, वोल्टेज को ट्रिपल किया, करंट भी ट्रिपल।
तो जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इजी सा ग्राफ बनाते हैं। वी आई, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। चलो अभी मान लो कि R की वैल्यू ले लेते हैं 1, यूनिट अभी मैं बता नहीं रहा। अगर मैं R की वैल्यू 1 ले लूंगा तो तुम्हें दिख रहा है V इज इक्वल टू आई आर है, बिल्कुल सही बात है। अब ग्राफ तो तुम्हें बनाना आता ही है, पॉइंट्स लिखते हैं। जब V1 है तो I भी 1 है, जब V2 है तो I भी 2 है, जब V3 है तो I भी 3 है, जब V0 है तो I भी 0 है। पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये रहा। इन सारे पॉइंट्स को पकड़ के तुम अगर ग्राफ बना दोगे तो तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो VI का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो, पासिंग ओरिजिन, ओरिजिन से क्यों? क्योंकि 0,0 भी है एक पॉइंट, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो मैंने सारे पॉइंट्स को पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। याद रख लो, VI का ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो यार, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है, पता नहीं कितना का पढ़ते हो तुम ये, बट जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं है तो हम c नहीं लिखेंगे। तो देखो, इस y को बोला जाता है स्लोप। तो अगर तुम इक्वेशन को ध्यान से देखो, y एक्सिस पे v है तो v, x एक्सिस पे i है तो i, बचा क्या? m, तो वो r है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इन अ स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है, स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ बना के देखते हैं। ये रहा V, ये रहा I, दो ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये। इसकी रेजिस्टेंस को ले लेते हैं RA, इसकी रेजिस्टेंस को लेते हैं RB। तो अभी हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर, जिस ग्राफ में स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा? RA इज ग्रेटर देन R, more slope more resistance। ध्यान रखना है कि y एक्सिस पे v हो और x एक्सिस पे i हो तो ये वैलिड है। अगर i और v को इंटरचेंज कर दूंगा तो स्लोप का इनवर्स रेजिस्टेंस के रिलेटेड होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे i है तो ही ये वैलिड है। अगर तुम इसको रिवर्स कर दोगे तो ये रिलेशन भी रिवर्स हो जाएगा। समझते हो? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या होता है रेजिस्टेंस? देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, डिटेल में बात करेंगे। VI का ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस है बेसिक, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा। ओके, यू गेट दिस? इतना समझ आता है अपने को? ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वर्किंग है बेसिकली हमारी। एनर्जी सोर्स, जो यहाँ पे इसने सेल और बैटरी बना के दी हुई है हमें, एनर्जी सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, तो V की वैल्यू 9 वोल्ट। सर्किट बनाया है, बल्ब लगाया है, सर्किट में एक रेजिस्टर दिखाया है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। सर क्यों लगा रहे हो रेजिस्टर? मत लगाओ, बल्ब को चलने दो ना, चार्जेस को फ्लो करने दो। रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ करंट जो हमें रिक्वायर्ड है। अरे बहुत ज्यादा करंट दे दूंगा, बल्ब ना खराब हो जाए, तो एक लिमिटिंग अमाउंट में अगर मैं करंट देना चाहता हूं तो हम एक रेजिस्टर यूज कर। रेजिस्टर की एक रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इसकी एक रेजिस्टेंस है। ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, चार्जेस को जाने नहीं दे रहा है, रोक रहा है कहीं ना कहीं। कैसे रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी तुम वायर लगाते हो जिसको हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, हर जगह रेजिस्टर है। इट्स अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और होंगे, आपस में कोलिजन्स होंगी, तो हर जगह रेजिस्टेंस है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है। अच्छा, तो अगर मेरा V फिक्स्ड है 9, V इज इक्वल टू आई आर, V तो फिक्स्ड है, मैंने इसको 9 दे दी वैल्यू, आई आर। तो देखो I क्या बन गया, I इज इक्वल टू 9 बाय आर।
अब R मेरा रेजिस्टर है, अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मैं I को लिमिट कर सकता हूँ, I की वैल्यू कम कर सकता हूँ, R बढ़ेगा तो I कम होगा। इतना समझ पा रहे हो? मतलब मैं R की वैल्यू चेंज करवा सकता हूँ इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, बट V इज इक्वल टू आई आर के अंदर जब हम ओम्स लॉ लिखते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V को बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगा। दिस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। हमारी ओरिजिनल बात एकदम सही है, V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, R एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए कांस्टेंट मान लेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा की रेजिस्टेंस भी ज्यादा, एकदम सही है सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये रेजिस्टर के अंदर हो क्या रहा है, वही ये रेड रेड जो तुम्हें दिख रहे हैं ये एटम्स की बात चल रही है, दीज आर माय एटम्स जो रुके हुए हैं, ये फिक्स्ड है अपनी पोजीशन। जो छोटे छोटे ब्लू तुम्हें दिख रहे हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं इधर उधर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, आपस में भी कोलाइड करेंगे, एटम के साथ भी कोलाइड करेंगे। इस कोलिजन्स की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है उसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। These collisions are the opposition to the flow of electrons called resistance. तो obstruction to the flow of electrons या opposition to the flow of electrons due to collisions between atom, electron and electron is called resistance. तो keywords क्या याद रखने हैं? Collisions याद रख लो और opposition या obstruction याद रख लो, one and the same thing. ये जब भी डेफिनेशन में मैं तुम्हें बताऊंगा तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें डेफिनेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक हमने रेजिस्टेंस की बहुत डिटेल्ड बात नहीं करी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे हम वो एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला अपने पास है V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मेजर करते हैं वोल्ट में, 1 वोल्ट इज इक्वल टू करंट एम्पियर 1 एम्पियर ए। रेजिस्टेंस अपने को चाहिए, रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, जिसका नाम ये ओम्स लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग ही रखा हुआ है, 1 ओम सिंबल इज, दिस इज 1 OH, ओम्स लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। अच्छा, अब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कैसे शो करना है, ये वेवी सी लाइन बना के, माहौल है पूरा वेवी, वेव्स बना। जब भी सर्किट के अंदर एक रिप्रेजेंट करनी है रेजिस्टेंस तो ऐसे करेंगे, अगर उसकी कुछ वैल्यू देनी है तो इसके ऊपर लिख दो, फॉर एग्जांपल 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 10 ओम, व्हाटएवर द वैल्यू इज। तो दिस इज द सर्किट सिंबल, लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज सर्किट सिंबल। समझ आती है इतनी बात? अभी तक सर सब कुछ समझ आ रहा है, बढ़िया एकदम। बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। रेजिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज resist rate of the voltage, कहीं नहीं पढ़ा, current acceptability of the volt, क्या बात कर रहे हो, opposition to voltage flow, it is opposition to the current flow, charges को move ना करने देना, charges की obstruction करवा देना is resist। बिल्कुल सही बात है, बाकी सब तो पता नहीं क्या लिखा हुआ था सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पता है अपने को, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, V इज इक्वल टू आई आर लिख दो, या V बाई आई इज इक्वल टू आर लिख दो, या V बाई आर इज इक्वल टू आई लिख दो, एक ही बात है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा ही सकते हो। बट ये देखो, ठीक है, ये तो कहीं से भी नहीं आएगा, नहीं तो गलत है। V इज इक्वल टू आई आर, ये सही है। अच्छा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अरे ये भी तो लिखा ही था, प्रोपोर्शनलिटी हटा के ही तो R लगाया था हमने, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो एट द एंड आंसर इज नीदर B नॉर C नॉर A, इट इज बोथ B एंड। सिंपल है, समझ आता है। इसी को हम V बाय आई इज इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं। सर क्या बेसिक बेसिक बच्चों वाली बातें कर रहे हो, आगे चलते हैं। The potential difference of 10 volt is applied across a conductor whose resistance is 2.5। डाटा लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कोई रेजिस्टर है उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट। अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज 2.5, आर की वैल्यू दी हुई है 2.5, यूनिट क्या होती है, ओम सिंबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, सर क्या बात करते, तो बच्चा भी करेगा, हम तो कर ही लेंगे सर। V इज इक्वल टू आई आर, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 10 इज इक्वल टू 2.5 इंटू आर, आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 2.5, बस कैंसिल हो रहा है, 100 अपॉन 25, आंसर इज 4 ओम इज योर
4 एम्पियर। क्या कर रहे हो सर? सर जी आपने तो कुछ और ही कर दिया, हमें तो रेजिस्टेंस दी थी, हमें तो करंट निकालना था। 10 इज इक्वल टू करंट इंटू 2.5, 10 अपॉन 2.5 या 4 एम्पियर। ओके कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, इजी सा तो क्वेश्चन था। If the conductor has a resistance of 50 ohm and the current passing through it is 5 ampere, what is the value of potential difference? ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से रीड कर लो तुम भी। रेजिस्टेंस 50, R is equal to 50 ohm, करंट 5 एम्पियर। सर सर V is equal to IR लगा दो सर, क्या कर रहे हो? 5 इंटू 50, 250 आ रहा है तुम्हारे पास तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। सर छोटा सा तो फॉर्मूला है, क्या बात है, ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? सोर्स मतलब सेल या बैटरी, जो 220 वोल्टेज का है तो पोटेंशियल डिफरेंस है अपने पास 220। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, बल्ब की प्रॉपर्टीज भी, बल्ब के क्वेश्चंस भी। बल्ब के फिलामेंट की कुछ रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 ओम। करंट निकाल दो। एक ही क्वेश्चन सर बार बार क्यों करवा रहे हो? बस इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, नथिंग एल्स। V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, 220 इज इक्वल टू I इंटू 1200, I इज इक्वल टू 220 अपॉन 1200, थोड़ी सी कैंसिलेशन कर देते हैं, यार है 11/60, 11/60 एम्पियर इज द यूनिट, अप्रोक्सीमेटली 1/5, 0.2 से थोड़ा सा छोटा होगा, वैल्यू मुझे याद है 0.18 एम्पी, आंसर 0.18। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। V दिया हुआ I दिया हुआ R निकालना है, I दिया हुआ R दिया हुआ V निकालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारे सारे। हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heating coil is? ये तुम अपने आप करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क। एक्चुअली होमवर्क क्या, अभी बैठे बैठे कर लो, कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I निकाल, कैन फाइंड द वैल्यू वेरी वेल। ओके एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। द क्वेश्चन सेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक हीटर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इज 50 वोल्ट। एक हीटर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, 60 वोल्ट दिया, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। परफेक्ट, बात यहां तक। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120? कहता अब पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया 120 और मुझे बताओ करंट कितना आएगा। लेट्स थिंक अबाउट इट। इलेक्ट्रिक हीटर तो वही है, वोल्टेज को बढ़ाया है। इलेक्ट्रिक हीटर अगर सेम है तो हीटर के अंदर जो हीटर की प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, तो हीटर के सिस्टम की रेजिस्टेंस सेम रहेगी। अगर मटेरियल सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, लेंथ एरिया सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होता है। ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हमें पता है कि अगर पूरा सिस्टम सेम है, वोल्टेज को डबल करूंगा तो करंट भी डबल होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज को डबल किया। तुम्हें क्या लगता है करंट क्या डबल हो जाएगा? आंसर सीधा सीधा 8 आ रहा है। बट हम सॉल्व करके भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, पी आई से आर निकालेंगे, वो सेम आर यहां पुट करेंगे, हमें करंट मिल जाएगा। लेट्स डू दैट, वही करते हैं ट्राई। पी इज इक्वल टू आई आर, 60 इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू 15 ओम। ये आर निकल के आया अपने पास, इसको मैं यहां यूज करूंगा। V इज इक्वल टू आई आर, वी दिया हुआ है 120, आई अपने को निकालना है, आर अपने पास 15 है, अरे पता ही है तुम्हें 8 एम। बट तुम डायरेक्टली भी सोच सकते थे, वोल्टेज को डबल, करंट भी डबल हो गया होगा, डायरेक्टली ही 8 एम्पियर आ जाता तुम्हारा। सॉल्व करके भी आ रहा है। रेजिस्टेंस को हम सेम रख लेंगे दोनों के। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। आन दो चलो, ठीक है। बेसिक बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, वी इज इक्वल टू आई आर वाले, जल्दी जल्दी किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने उन पे। नाउ लेट्स कम टू रेजिस्टेंस क्या है,
कैसे चेंज होगी, मटेरियल को बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मोटापा बढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है वायर का। तो whether the number of collisions are more or less decide the resistance of the material. There are many factors that affect the number of collisions. अब हमने factors discuss कर, क्या है मेरे factors। ये समझाने का ना मेरा एक अपना तरीका है, मैं बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जब भी, कि रेजिस्टेंस को याद कैसे रखें, कि कैसे फर्क पड़ रहा है। एक तो है कि तुम बिल्कुल कॉमन सेंस से समझो कि वो क्या कह रहा है। मैं एक बार मेरा मेरा मेथड सोच के देखते हैं। चलो, जब भी मैं रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि एक रोड है, देयर इज अ रोड, ठीक है, तुम्हें ये रोड क्रॉस करना है, तुम इलेक्ट्रॉन हो, ये लो, यू गाइस आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, मतलब रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, नॉट क्रॉस द रोड एग्जैक्टली। बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाओ, जैसे सपोज यहाँ कोई खड्डा है, यहाँ पे बहुत सारा पानी गिरा हुआ है, वाटर इज देयर, कुत्ते बिल्ली लोग घूम रहे हैं, बड़ा कुछ है, प्रॉब्लम है, कहीं पे पुलिस खड़ी है, बैरिगेड लगा है, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन। चलो, नाउ यू आर सपोज टू क्रॉस, तुम्हें क्रॉस करना है, कहीं यहाँ टकराओगे, कभी यहाँ टकराओगे, कभी किसी बंदे से टकराओगे, पानी में गिरोगे, क्रॉस कर लोगे जैसे तैसे, और तुम्हारे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, आपस में भी टकराओगे। अब फैक्टर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस रोड की लेंथ को बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं रोड की लेंथ को बड़ा कर दूंगा तो दो इंसान यहाँ आ जाएंगे, और कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी रोड पे, और खड्डे आ जाएंगे, रोड की लेंथ बढ़ा दी। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर और बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? और खड्डे और लोग, नंबर ऑफ कोलिजन्स विल स्काई रॉकेट, दे विल इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कोलिजन्स। तो देखो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ा दी अगर रोड की तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो रही। सेम कोरिलेशन बनाएंगे हम रेजिस्टेंस के साथ भी, अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाए। दूसरा मैं यहाँ क्या समझाता हूँ, ऐसे करते हैं, रादर देन इंक्रीजिंग लेंथ, तुम क्या करो, रोड को चौड़ा कर दो, चौड़ा मतलब विड्थ, विड्थ नु बताओ, इंक्रीज द विड्थ। अच्छा, इफ आई इंक्रीज द विड्थ, ये जो सेपरेशन बिटवीन लोग या पानी या खड्डा, ये सब दूर दूर हो जाएंगे। अगर ये चीजें दूर हो जाएंगी तो पास करने के लिए स्पेस बढ़ जाएगी। अगर वायर की, रोड की विड्थ को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जगह मिल जाएगी बहुत। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर जगह मिल गई तो कोलिजन्स ज्यादा या कम? जगह मिल गई, कोलिजन्स कम, कोलिजन्स कम तो रेजिस्टेंस भी कम। इतना समझ पा रहे हो? परफेक्ट। एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, उस बहुत धूप पड़ रही है रोड के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो सब पागल हो जाएंगे, अरे यार गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये भी भाग रहे हैं इधर उधर, ये भी भाग रहे हैं इधर उधर। अब मैं आ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने, ये भी भाग रहा है, ये भी इधर उधर भाग रहा है, मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ कोलाइड करेगा, फिर मेरे साथ कोलाइड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से कोलिजन्स भी बढ़ जाती। तो देखो, हमने तीन प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे सीधी सीधी डिस्कस कर दी। रोड से, रोड की लेंथ बढ़ाओगे कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, रोड को फैला दोगे, विड्थ बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इतना तो तुम्हें काइंड ऑफ समझ आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसको हम अपने फिजिक्स वाली लैंग्वेज में घुसा देते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एज द लेंथ इंक्रीजेस कोलिजन इंक्रीजेस। लेंथ देखो, ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है, थोड़ी से लोग थोड़ी सी कोलिजन, ज्यादा लोग ज्यादा कोलिजन। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये तुम्हारा पहला की पॉइंट है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्या बात है सर, समझ आता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये छोटा एरिया है, एरिया बड़ा कर दिया, एटम दूर हो गए, दूर हो गए, दूर हो गए, स्पेस मिल गया, यहाँ स्पेस ही नहीं मिल रहा है यार। अब विड्थ को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेट, जैसे अगर ये मेरे पास स्टाइलस है, स्टाइलस की विड्थ को कैसे दिखाऊंगा? साइड व्यू से। ये देखो ना, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दोगे, मोटा स्टाइलस होगा, एरिया बढ़ जाएगा।
पतला स्टाइलस होगा एरिया कम हो जाएगा, पतला स्टाइलस मोटा स्टाइलस। विड्थ कम है, विड्थ ज्यादा है, ज्यादा विड्थ है, कोलिजन्स कम है, रेजिस्टेंस भी कम है, तो इनवर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई, यहां पे भी लिखा हुआ है। एज द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, स्पेस बढ़ गया, जगह मिल गई, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम, रेजिस्टेंस भी कम। बिल्कुल समझ आता है अपने को, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को वो कंपाइल कर रहा है। लेंथ इज डायरेक्टली, दो हमने इक्वेशंस लिखी हैं, resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor, दोनों को कंबाइन करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। वही वाली बात आ गई, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल टू, क्या कांस्टेंट लगे यहाँ पे, अब देखो कांस्टेंट है रो, एल अपॉन, where this rho is called resistivity, resistivity, R क्या है रेजिस्टेंस, रो क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर मेरे पास एक फिक्स्ड लेंथ की वायर है, फिक्स्ड एरिया है, अगर लेंथ और एरिया फिक्स है, रेजिस्टिविटी फिक्स ही होती है, तो रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। बट अगर मटेरियल, अच्छा चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, फिर वापस से कंबाइन कर दिया, द कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस की हमने यूनिट लिखी थी, यहाँ पे यूनिट डिस्कस करते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, इज इक्वल टू रो का आपने निकालना है, लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हो, लेंथ किलोमीटर, मीटर, सर ऐसा यूनिट तो मीटर होता है। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, या पाई आर स्क्वायर सर्कल का, स्क्वायर हो रहा है लेंथ का, मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी निकल के आ गया ओम मीटर, इट इज ओम, दिस इज द एसआई यूनिट। समझते हैं हम ये, तो समझ आ रहा है। अभी तो अपने यूनिट्स ही बताएं, काफी सारी यूनिट्स हैं, दो दो तीन तीन बार अगर लिखोगे, अपने आप लिखो ना, करंट लिखो यूनिट लिखो फॉर्मूला, वोल्टेज लिखो यूनिट लिखो फॉर्मूला, वी और आई को रिलेट करते हुए फॉर्मूला लिखो यूनिट लिखो, आर का फॉर्मूला लिखो यूनिट लिखो, ऐसे कर करके तुम्हें दो तीन बार चीजें याद करनी पड़ेंगी, याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी, जस्ट मल्टीपल रिविजन आर रिक्वायर्ड। तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर आ गया। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। अब इसका मतलब क्या है, सपोज मैं तुम्हें पूछता हूं, मेरे पास एक वायर है ये, एक वायर है ये, इस वायर की ना लेंथ ज्यादा है, इस वायर की लेंथ कम है। अगर मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, ये लंबी वाली वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या छोटी वाली वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अच्छा दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लंबी वायर छोटी वायर, तुम्हें क्या लगता है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और सर जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, परफेक्ट। फिर से मेरे पास एक लंबी वायर, मेरे पास एक छोटी वायर, अब मैं तुम्हें पूछूं ये भी कॉपर ये भी कॉपर, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सर रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम, कॉपर कॉपर मोटा हो पतला हो, ये भी कॉपर ये भी कॉपर, रेजिस्टिविटी इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल चेंज करेंगे तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो एक बार इसको समराइज करते हैं, मेरे पास एक वायर Cu कॉपर, मेरे पास दूसरी वायर Cu कॉपर, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 2 क्योंकि लेंथ ज्यादा, रेजिस्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी 2, रेजिस्टिविटी 1 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 2 क्योंकि मटेरियल इज सेम, दोनों कॉपर कॉपर हैं, याद रख लोगे, समझ आ गया, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एल को बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, ए को बढ़ाओगे आर कम होगा, रो को चेंज करोगे तो आर चेंज हो जाएगा, बट एल और ए चेंज करने से रो चेंज नहीं होता, रो डिपेंड करता है
मटीरियल पे मेरे वीर, इट्स मटीरियल प्रॉपर्टी। आई गेस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिल चुकी है इस चीज के बारे में। यहाँ पे भी वो यही एक्सप्लेन करना चाह रहा है। रेजिस्टेंस, अबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, एक फिक्स्ड मेरे पास कंडक्टर है, मतलब कॉपर की कुछ लेंथ और एरिया का मैंने कंडक्टर बनाया हुआ है। अबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज करंट, अबिलिटी ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर टू अपोज, मतलब यहाँ पे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जैसे मतलब शेप साइज आ जाएगा, जैसे लेंथ और एरिया। जैसे यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट यहाँ पे हम कहीं पे भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर का अलग, आयरन का अलग, बट कॉपर कॉपर का सेम। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। गॉट इट? आई होप तुम्हें समझ आ गया क्या चल रहा है। इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। अब कुछ कंडक्टर्स की ना रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी है, फिर से ओम मीटर वाला, यूनिट्स इसके ओम मीटर है। देख लो तुम्हें सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी दिख रही है? 1.60, 1.62, 1.1.1.1.84, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸। -8 बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम दिखाई गई है, 10⁻⁻8। ओके, अब बहुत सारे मेटल्स को अगर कंबाइन करते हैं तो उसको हम अलॉय बोलते हैं, कुछ अलॉय की भी दिखा रखी है। अच्छा, अब 10⁻⁻6 हो गया, इसका मतलब वैल्यू बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है, इंटू 1000 इंटू 10,000 हो चुकी है वैल्यू। तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब अगर अलॉय का मैं रेजिस्टेंस वायर बनाऊंगा, कोई भी वायर बनाऊंगा, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। बट अभी भी यार काफी छोटी है, 10⁻⁻6 है, इट्स वेरी स्मॉल। इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देते, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। 10⁻10, 10⁻14, सच अ बिग बिग वैल्यू। 16, 17, 13, 12, वेरी बिग वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने दे ही नहीं रहा, रोक ही दिया काइंड ऑफ। इतनी छोटी वैल्यू आ रही है, मानो ही मत कि आ भी रही है नई वैल्यू। ओके, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर वी आर सपोज टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन। अब ये थोड़े से तुम्हें अच्छे लगेंगे आई गेस, थोड़े से ट्रिकी हैं, ज्यादा नहीं। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल, मटेरियल फिक्स्ड है, मतलब रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। लेंथ चेंज करोगे तो रो नहीं चेंज होगा, एरिया चेंज करोगे तो रो चेंज नहीं होगा, आर चेंज हो जाएगा। हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, मतलब मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हैज अ रेजिस्टेंस 4, इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम, आर इज इक्वल टू 4। What would the resistance of another wire of the same material, material same, वो भी कोई कॉपर, ये भी कोई कॉपर, लेंथ है L/2, एरिया हो गया 2a। अब इसकी रेजिस्टेंस मुझे बतानी है, इसको R' लिख ले, ठीक है। प्रोसीड करें, देखें कैसे करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, R इज इक्वल टू रो L/a। इसका R कितना है? 4। इसका भी रो रो है, इसका भी रो रो है, दोनों का रो सेम है क्योंकि मटेरियल हमने सेम रखा है। तो रो L/a, ये फर्स्ट इक्वेशन है। मुझे रो L/a की वैल्यू 4 मिल गई। यहाँ पे R' न्यू रेजिस्टेंस, देखते हैं क्या होगी इसकी रेजिस्टेंस। R' इज इक्वल टू इसका रो उसका रो सेम रो, बट लेंथ को क्या लिखूंगा? L बाय, एरिया को क्या लिखूंगा? 2a, 1/4 रो L/a इज R'। बट मुझे ओम के टर्म्स में आंसर चाहिए। रो L/a की वैल्यू 4 है, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं, 1/4 इंटू रेजिस्टेंस निकल के आया 1। अब सोच भी सकते हैं, डायरेक्टली सोचते हैं। एक तो तरीका हो गया सॉल्व करके, अगर स्कूल एग्जाम्स में आएगा तो डायरेक्टली तुम्हें सॉल्व करके इक्वेशन बना के दिखाना पड़ेगा। तो डायग्राम्स बनाओ, सॉल्विंग सॉल्विंग, यू विल गेट योर आंसर, डन। पर अगर डायरेक्टली सोचना है, लेंथ को डबल कर रहे हैं, एरिया को, लेंथ को हाफ कर रहे हैं,
तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। एरिया को डबल कर रहे हैं तो भी रेजिस्टेंस और हाफ हो जाएगी। मतलब इसकी वजह से भी 1/2 का फैक्टर आया, इसकी वजह से भी 1/2 का फैक्टर आया। 4 को 1/2 इंटू 1/2 कर दो, 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1। लेंथ को हाफ, रेजिस्टेंस हाफ। एरिया को डबल तो भी रेजिस्टेंस हाफ। समझ पा रहे हो? अगर शॉर्टकट से कैसे करना है, डायरेक्टली कैसे सोचना है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें बोलता कि देखो लेंथ को हाफ किया है, एरिया को 3 टाइम्स कर दिया, तो क्या होता? लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस हाफ हो गई, मतलब 4 की वैल्यू 2 हो जाती। एरिया को ट्रिपल करने से 1/3 हो जाती, तो आंसर 2/3 आ जाता। अगर मेरे बोलने पे तुम्हें समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, तुम बिना हाथ चलाए सॉल्व कर लोगे। बट स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड सर। ये है क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड को। मैं तो बोर हो गया हूँ टू बी ऑनेस्ट ये करा करा के, बट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट ही है जो हम याद रखते हैं, बट इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। मेरे पास एक वायर है, बना देते हैं वायर। ये रही वायर, इसका कुछ मोटापा है, इसकी कुछ लेंथ है। इसकी लेंथ है L, इसका एरिया है A। अच्छा, इट कैन बी अ सिलेंड्रिकल वायर, इट कैन बी अ स्क्वायर की वायर लंबी सी। ठीक है, हम सिलेंड्रिकल मान लेते हैं कि सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसकी रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। यस सर, समझ आता है, हमारे पास फॉर्मूला है। इफ इट इज मेल्टेड, मेल्ट कर दिया, अरे मेल्ट करने से मटेरियल थोड़ा ना चेंज हो जाता है, मटेरियल तो वही रहेगा। अगर कॉपर है, मेल्ट कर दोगे कॉपर ही रहेगा। इस is melted and stretched to n times its original length। ये stretch आ गया ना वर्ड, stretch वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखो यार, मेल्ट किया, मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मेल्ट कर दिया और वापस एक नई वायर बना दी, तो अमाउंट भी तो नहीं चेंज हुआ। अगर पहले 1 किलो का कॉपर था, मेल्ट करके एक नया कॉपर बना दूंगा, तो अभी भी 1 किलो का ही रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी। चेंज क्या होगा? कुछ भी नहीं, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। मास सेम, डेंसिटी सेम, वॉल्यूम सेम। मतलब अगर मैंने इसको स्ट्रेच करके एक लंबी वायर भी बना दी, जिसकी लेंथ को मैं बोल देता हूं n टाइम्स ऑफ L, न्यू लेंथ, इसका एरिया बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। पता नहीं कितना हो जाएगा, ये एरिया निकालना है हम। लेट्स थिंक अबाउट, अमाउंट सेम है, डेंसिटी तो सेम ही रहती है, मतलब वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तुम्हें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को सेम कराना है। अगर तुम्हें याद हो सिलेंडर का वॉल्यूम, तुम डायरेक्टली याद करते हो ना, HR, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर H। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ये तो एरिया होता है। ये H क्या होता है? ये तो लेंथ होती है। वॉल्यूम कितना है? A इंटू एल। इसका वॉल्यूम कितना होगा? A डैश इंटू NL। वॉल्यूम रहना चाहिए सेम, क्योंकि अमाउंट सेम है। मटेरियल तो वही है, तो रेजिस्टिविटी सेम है, बट अमाउंट सेम है। सेम करा दो। AL इज इक्वल टू A डैश NL। L से L कैंसिल हुआ, A डैश आ गया A बाय N। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A बाय, हो गया। लेंथ को n टाइम करने से एरिया 1/n हो जाएगा। लेंथ को डबल करूंगा, एरिया आधा हो जाएगा। लेंथ को ट्रिपल करूंगा, एरिया 1/3 हो जाएगा। लेंथ को हाफ करूंगा, एरिया डबल हो जाएगा। एरिया और लेंथ इनवर्सली निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थॉट प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A, ये हम ऊपर लिख ही चुके थे। यहां पे इसकी नई रेजिस्टेंस आएगी, मान लेता हूं R डैश। R डैश, मटीरियल सेम, कॉपर कॉपर, रेजिस्टिविटी सेम रो। लेंथ को लिख देंगे NL, एरिया को लिख दूंगा A बाय N, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, N स्क्वायर रो L बाय A। और रो L बाय A R के बराबर है। R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया क्या हुआ? बहुत कुछ समझाया मैंने, छोटी छोटी चीजें। फिर से समराइज कर देता हूं एक बार जल्दी से। ओके, मेल्ट करके बनाया है, मटेरियल सेम, उतना ही अमाउंट लिया था, अमाउंट सेम, तो वॉल्यूम सेम।
वॉल्यूम सेम कराने से मेरे पास लेंथ और एरिया का इनवर्स रिलेशन आया। लेंथ को n टाइम्स करूंगा, एरिया 1/n हो। लेंथ को डबल करूंगा, एरिया a/2 हो जाएगा। 3 टाइम्स करूंगा 3l, a/3। एक इक्वेशन उसकी, एक इक्वेशन इसकी, सॉल्व करा, आई गॉट द फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट क्या कहता है? हम क्या बोलते हैं? हमारे पास एक कॉपर वायर है, लेंथ को डबल करोगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं खींच के लेंथ को डबल करूंगा तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। लेंथ डबल, एरिया हाफ, टोटल 4 का फैक्टर आ गया। रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स। लेंथ को 3 टाइम्स करूंगा स्ट्रेच करके तो एरिया 1/3 हो जाएगा। रेजिस्टेंस विल बी 9R। खींच के 4 टाइम्स कर दूंगा लेंथ, 16R, n²R। बस द कीवर्ड इज स्ट्रेच। स्ट्रेच दिख गया तो बात बन गई। आई गेस तुम्हें ये समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, काफी अच्छे से मैंने तुम्हें डिटेल में बताया है। n²। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। The area of cross section of the wire becomes half when the length is stretched to do double. The new resistance will become, अभी तो किया है, स्ट्रेच करके कर रहे हैं। एरिया हाफ, लेंथ डबल। लेंथ डबल मतलब n की वैल्यू 2 है, r डैश इज इक्वल टू n²r। 2 पुट कर दो, 4r, 4 टाइम्स। इजी सर, बिल्कुल सही बात है। ओके, हम टेम्परेचर डिस्कस कर चुके थे बट फिर से डिस्कस करते हैं। अगर हम एक कंडक्टिंग वायर को करेंगे, हीट करने से मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, इधर उधर इधर उधर, हर जगह वाइब्रेट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन भाई साहब मेरा मूव करना चाहता है, पास करने लगेगा, कभी किसी के साथ कोलिजन, कभी किसी के साथ कोलिजन। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन दूसरे एटम्स के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी बढ़ जाएगा। बढ़ा दिया जी, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। When the temperature is higher, atoms vibrate faster, causing more electronic collisions. बस more collisions, तो resistance भी ज़्यादा। हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। हमने लेंथ डिस्कस किया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मटीरियल बदलोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, वो रेजिस्टिविटी है। मटीरियल सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रो से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सेम मटीरियल तो सेम रो। टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लो जी कर लो। हमने काफी मेजर डिस्कशन आज कर ली है। आज का हमारा टास्क था P और I का रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन, जो हमने ओम्स लॉ से निकाला। इज इक्वल टू IR। R इज अ कांस्टेंट फैक्टर फॉर अ मटेरियल। लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज, एरिया को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज। लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। बट रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, लेंथ का एरिया का कोई रिलेशन नहीं है रेजिस्टिविटी के। समझते हो इतनी बात? वेरी गुड। आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से देखो। अगर कुछ नहीं समझ आया प्लीज 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 अप्रोच मी। तुम वहीं पे कमेंट छोड़ सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल रिप्लाई टू यू। बट डू योर प्रेपरेशन वेल। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में तुम्हें मिल ही जाऊंगा। हम सारे यहाँ पे टीचर्स वेदांतु पटियाला सेंटर पे हैं। एवरीवन विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।